अब बज़ाहिर सुनने में शायद ये आपको कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है कि हाल ही में 3 जनवरी को एक साउथ अमेरिकन मुल्क वेनेजुएला के सदर के घर घुसकर अमरीकी फोर्सेस CIA की मदद से इसकी बीवी समेत इसको उठाकर अमेरिका पहुंच गए। और इसको पकड़वाने वाले गद्दार खुद वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो की हुकूमत का हिस्सा थे। आपको बताता चलूं कि इस हमले से पहले ही सदर माडुरो ने मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर रखी थी, लेकिन अचानक से ही कैपिटल कराकस के अंदर धमाके की आवाज़ सुनी गई, बमबारी हुई और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को वहां पर उड़ते हुए देखा गया। माडुरो की लोकेशन ट्रेस करने के लिए स्टेल्थ ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसे ड्रोन्स जो कि रडार की पकड़ के अंदर भी नहीं आते। इस हमले के बाद पूरे वेनेजुएला और साउथ अमेरिका के अंदर, खुद अमेरिका के अंदर भी इस पर एहतजाज हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे हुकूमती मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने वाला। और अब सूरत हाल ये है कि माडुरो पर अमरीकी अदालत के अंदर केस चल रहा है कि इसने हुकूमत पर कब्जा कर रखा था, ये वहाँ से ड्रग नेटवर्क अमेरिका के अंदर चला रहा था और इसके अलावा अब वेनेजुएला को अमेरिका चला रहा है। अब ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। और बज़ाहिर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ये बहाना बनाया है कि वेनेजुएला और साउथ अमेरिका से ड्रग्स यहाँ पर USA के अंदर इंपोर्ट की जा रही थी और माडुरो इनको अपने ऑयल के असेस भी नहीं दे रहा था, जबकि चाइना को उसने फुल असेस दे रखी थी। ये गैर कानूनी तरीके से मुल्क पर काबिज था, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पर दोबारा से इराक वाली स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, क्योंकि असल वजह यह है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस और दूसरे रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी वजह यह है कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज इसी मुल्क के अंदर हैं। इवन के सऊदी अरेबिया, ईरान और रशिया से भी ज़्यादा यहाँ पर ऑयल मौजूद है, उस पर कब्जा करना था। और दूसरी वजह यह है कि इसने अमेरिका को छोड़कर चाइना को अपने ऑयल और एनर्जी की एक्सेस दे रखी थी, जिसकी वजह से चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी यानी चिप्स के अंदर अमेरिका को पीछे छोड़ रहा था। और ये सिलसिला अब काफ़ी हद तक रुक जाएगा, क्योंकि अब चाइना को ये एनर्जी बहुत सस्ती नहीं पड़ेगी और इसकी कॉस्ट कई गुना तक बढ़ जाएगी। आपको बताता चलूँ कि वेनेजुएला मुल्क के अंदर इतना तेल है कि ये दुबई से 10 गुना ज़्यादा अमीर हो सकता था, क्योंकि इसके पास 303 बिलियन बैरल का तेल का रिजर्व मौजूद है। आज से तकरीबन 600 साल पहले यानी 1495 के अंदर पूरा साउथ अमेरिका स्पेन अम्पायर के अंडर था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर नेशनलिज्म जागने लगी, तो साल 1811 के अंदर वेनेजुएला ने आज़ादी हासिल की और इसके प्रेसिडेंट सिमोन बोलीवर बने, जो कि पूरे साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ही रिस्पेक्टेड और मशहूर हैं, जैसे हमारे यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना। वेनेजुएला उस वक़्त इंतहाई अमीर तरीन मुल्क था, क्योंकि पूरी दुनिया का 18% ऑयल या फिर तेल इस अकेले मुल्क के अंदर मौजूद है। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं साल 1950-60 की दहाई के अंदर, जब अमेरिका ने इससे तेल सस्ता खरीद कर इसको खूब निचोड़ा। ऐसे समझ लें कि ये मुफ्त में बांटता रहा, लेकिन इस दौरान इन्होंने ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान दिया, ना मशीनरी पर, ना टेक्नोलॉजी को अपडेट करने पर। बस अपने उसी 95% इनकम पर टोटली डिपेंडेंट रहे, जो कि ऑयल से आ रही थी। अब जाहिर है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो इसके अंदर भी करप्शन हद से बढ़ने लगी और इसके अलावा ऑयल की प्राइसेस भी काफ़ी नीचे जाने लगी। साल 1992 के अंदर तो ऑयल की प्राइसेस अचानक से इतनी नीचे चली गई कि इनकी इकॉनमी तकरीबन कोलैप्स हो गई। इस दौरान साल 1992 के अंदर एक मिलिट्री लीडर हुगो चावेज ने यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसे जेल में डाला गया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस आ गया। हुगो चावेज बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन था, इसके अंदर नेशनलिज्म भी बहुत थी और इसका मानना था कि अमेरिका ही है वो जिसने हमारे ऑयल रिसोर्सेज को लूटा है और हमसे सस्ता तेल लेकर खुद ऑयल की कीमतें कंट्रोल करके कभी भी हमारी इकॉनमी को कोलैप्स कर सकता है। अब हुगो चावेज अपनी आवाम के अंदर बहुत मशहूर था, तो साल 1998 के अंदर ये अपने मुल्क का सदर बन जाता है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ पर आने वाला कोई भी सदर, उसकी पॉलिसी यही रहती थी कि कोई भी डेवलपमेंट और कोई भी अर्निंग सोर्स पर ध्यान नहीं देना, बस ऑयल पर ही चलना है। और दूसरा, आप जानते हैं कि दुनिया के बाकी मुल्क भी बहुत कम प्राइस पर तेल बेच रहे हैं, तो कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर महंगाई बढ़ने लगी और साल 2013 के अंदर हुगो चावेज अचानक से कैंसर से मर जाता है, जिसके बाद इसका वारिस निकोलस माडुरो आता है, यानी मौजूदा सदर या फिर ये चावेज का करीबी साथी था। और इस तरह से साल 2014 के अंदर ये सदर बन जाता है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सदर 6 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन इस दौरान भी वही पॉलिटिक्स चलती रही, यानी किसी और अर्निंग सोर्स पर ध्यान ना देना, बस तेल का पैसा उड़ाते रहना और इस मुल्क को चलाते रहना और अपनी आवाम को खुश रखना। पर आखिर ये कब तक चलता?
दुनिया में बाकी जगह पर ऑयल डिस्कवर होने लगे तो ऑयल की कीमतें कम होने लगी, डिमांड कम होने लगी, तो वेनेजुएला की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी PDVSA से गवर्नमेंट ने अचानक से 18,000 एम्प्लॉयज़ को अचानक से निकाल दिया गया, यानी तकरीबन 40%, और इसकी जगह पर वेनेजुएला के पेड लोगों को बिठा दिया गया। इस दौरान इस मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई कि 1 करोड़ लोग महंगाई की वजह से मुल्क छोड़कर चले गए। आपको बताता चलूं कि वेनेजुएला का ऑयल सऊदी अरेबिया की तरह पतला या फिर लाइट नहीं है, बल्कि बहुत गाढ़ा है। इसको लाइट करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अच्छी मशीन्स चाहिए और इसके अलावा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, यानी इसके निकालने और बेचने पर बाकी मुल्कों की निस्बत बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन और कोई भी प्लानिंग ना होने की वजह से इस गवर्नमेंट ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बजाय वो तमाम पैसा अपनी पॉलिटिकल रैलीज पर और पॉलिटिक्स पर लगाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा अमेरिका को छोड़कर ये चाइना को सस्ता तेल दे रहा था, तो अमेरिका ने ये देखकर इस पर मौशी पाबंदियां लगा दी, यानी इसका कोई भी इत्तेहादी इससे ऑयल नहीं खरीदेगा। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि सब्सिडीज खत्म हो गई, महंगाई का तूफान आ गया, जिसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने नए नोट छापना शुरू किया और इसका उल्टा रिएक्शन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि नए नोट छापने का मतलब है कि नोटों की वैल्यू कम हो जाना, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोग नोटों को वजन के हिसाब से बेचने लगे, मुल्क के अंदर मुजाहरे होने लगे और खाना जंगी शुरू हो गई। अब असल गेम यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि इस पाबंदियों के बावजूद भी चाइना को सस्ते दामों तेल बेचकर ये अपने मुल्क का गुजारा किसी भी तरह से कर रहा था। चाइना की एनर्जी की ज़रूरियात सस्ते के अंदर पूरी हो रही थी और इसकी टेक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रेवोल्यूशन आ चुकी थी, यहाँ तक कि आपने खुद देखा कि एक टाइम के अंदर चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अब जाहिर है कि ये मामलात अमेरिका और चाइना के फ्यूचर के मुस्तकबिल के थे कि कौन मुस्तकबिल के अंदर दुनिया की टेक को कंट्रोल करेगा। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रेशर डालना शुरू किया कि तुम ड्रग डीलिंग कर रहे हो, अमेरिका के अंदर ड्रग सप्लाई करने के अंदर मदद कर रहे हो, और इसके अलावा कहा कि तुम गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार पर कायम हो। इसके अलावा तुमने इंसानी हकूक़ की भी काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ की हैं, यानी शॉर्ट के अंदर तुम्हारे मुल्क के अंदर जमहूरियत ख़तरे में है। बाद में कुछ अरसे के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, जिसके अंदर वेनेजुएला के सदर ने यह हामी भरी कि हम आपको चीन से ज़्यादा एनर्जी बेचेंगे और इसके अलावा ऑयल के असेस भी देंगे। लेकिन बात यह है कि वेनेजुएला के पास फ्रेश वाटर, गोल्ड, गैस और ऑयल के इतने बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं कि अमेरिका ने कहा कि सब्र करो, सब कुछ मैं खुद ही ले लेता हूँ, तुम जहमत ना करो। पूरी दादागिरी के साथ वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया कि अब इस मुल्क को हम चलाएंगे, यानी वो ज़माने जालियत का टाइम फिर से ताज़ा कर दिया है, जब ताकतवर अंपायर ताकत के जोर पर किसी भी मुल्क पर इसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते थे। आज की डेमोक्रेसी गई तेल लेने। आप ज़रा सोच कर देखें कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका की तरह ये स्टैंडर्ड अपनाने लगे तो ट्रंप साहब दुनिया को ये बताएं कि रशिया का यूक्रेन पर कब्जा कैसे गलत है और चाइना का ताइवान पर। अब देखें, इस हमले के बाद एक चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि अमेरिका यहाँ पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर किसी पपेट हुकूमत को बिठाएगा, और अगर अवाम ने एहतजाज किया तो शायद पहले फ़ौज टेक ओवर कर ले, या फिर अमेरिका यहाँ पर लंबा भी फंस सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर सींग फंसाकर वहीं पर ही रह गया था, और वो भी 20 साल तक। लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला के सपोर्टर्स की बात करें तो चाइना और रशिया, जो कि वेनेजुएला के साथ और इसके सपोर्टर हैं, जाहिर है कि इन दोनों के अपने अपने मफादात हैं और वो इसकी ज़बानी कलामी ही सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के अंदर इसके लिए हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि भाई चाइना बहुत स्मार्ट है, उसका फोकस इकोनॉमिकल वॉर है कि वो जितना हो सके टेक के अंदर अपने मुल्क को आगे लेकर जाए, इकोनॉमिकली तौर पर अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करे, वरना जंगों के अंदर कूद कर तो एक टाइम के अंदर सुपर पावर रहने वाले USSR के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और रशिया के बारे में आपको पता है कि वो यूक्रेन वॉर के अंदर फंसा हुआ है और कोई नई जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। सो वेनेजुएला के मुस्तकबिल का फैसला इसकी अवाम ही तय करेंगे, इनकी मर्जी या खामोशी के बगैर यहाँ पर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये वही अमेरिका है जिसने हाल ही में अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी जंग से बदल दिया है। ये वही ट्रंप है जिसने खुद के लिए अमन के नोबेल प्राइज़ की डिमांड की थी और कहा था कि इसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की जंग रुकवाई है, लिहाजा इसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। और इसने इक़्तिदार में आने से पहले अपनी आवाम से ये वादा किया था कि इनकी आवाम का पैसा जो कि ये टैक्सों की सूरत में लेते हैं जंगों के अंदर बर्बाद नहीं होगा और अमेरिका कभी भी किसी और की सरजमीन पर जंग नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि इसने आते ही इसराइल को फंडिंग दी, सपोर्ट दी, ईरान पर हमला किया, अब वेनेजुएला पर चढ़ाई और इसके बाद कोलंबियन सदर को धमकियां। लेकिन दूसरी तरफ ये ना यूक्रेन रशिया जंग रुकवा पाए और ना पाकिस्तान इंडिया के अंदर कोई सालसी बनकर लॉन्ग टाइम अमन करवा पाए। अब जब से वेनेजुएला पर यह हमला हो गया है तो सेम वही प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया एक्टिव हो चुका है जो कि इराक वॉर के वक्त भी एक्टिव हुआ था। इसराइल फ़लस्तीन वॉर के वक्त भी ये इसराइल की फेवर के अंदर रिपोर्टिंग करता है।
देखें, ये बात सच है कि निकोलस मादुरो एक करप्ट शख्स है, इसने अपने मुल्क के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न मीडिया ये प्रोपेगेंडा शुरू कर चुका है कि हम इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होते हुए देख रहे हैं और पूरे वेनेजुएला मुल्क को ड्रग डीलर नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जमहूरियत खतरे के अंदर है और उसके अलावा यहाँ पर इंसानी हकूक के भी काफ़ी मसले हैं। और यही वेस्टर्न मीडिया पूरी दुनिया को ये कायल करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का ये हमला कितना जस्टिफाइड था और कितना ज़रूरी था। मतलब ये वही पुराना घिसा पिटा स्क्रिप्ट है जो कि दोबारा से दोहराया जा रहा है, यानी जैसा कि इराक में हुआ था। अभी कल ही मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था जिसके अंदर मैंने देखा कि बीबीसी दरअसल ऐसे लोगों को अमेरिका के अंदर दिखा रहा है जो कि अमेरिका के इस हमले की हिमायत के अंदर वहाँ पर बाकायदा जश्न मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही सेम मीडिया पूरे साउथ अमेरिका के अंदर अमेरिका के इस हमले के खिलाफ होने वाले मुजाहरों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस मीडिया में बार बार बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, पर सवाल यह है कि ये खिलाफ वर्जियाँ किस मुल्क के अंदर नहीं होती, खुद क्या अमेरिका के अंदर नहीं होती? तो हमें यह हक किसने दिया कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर हम मदाखलत करें, क्योंकि जो ताकतवर है वही सही है? तो इसका मतलब तो ये होता है कि यहाँ पर जंगल का कानून है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को मार देगा। पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट का भी यही सरदर्द था कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत क्यों कर रहा है। अगर किसी मुल्क के अंदर हालात ख़राब हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसको हटाने का इख्तियार अवाम को होना चाहिए, किसी और मुल्क को नहीं। अमेरिका तो ये भी कहता है कि चाइना और रशिया के अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पर करप्शन है, बल्कि वहाँ पर हुकूमत नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है। तो सवाल पैदा होता है कि वो उन पर कब हमला करेगा, क्योंकि हमने देखा कि चाइना से तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग्स इस वक्त भी अमेरिका के अंदर आ रही हैं और मैक्सिको से तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर के ज़रिए अभी भी आ रही हैं। अगर अमेरिका वाकई में जमहूरियत चाहता है तो ये कौन सी जमहूरियत है कि आप किसी भी मुल्क पर जाकर कब्ज़ा कर लें। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि अमेरिकन अवाम को हेल्थ केयर फ्री में दे सकें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसराइल को भर भर कर असला भेज रहे हैं और फिर ये अपनी आवाम से इसके बदले में 50% टैक्स भी काट रहे हैं। और अगली धमकी ट्रंप साहब ने कोलंबिया के सदर को लगा दी है कि अगली बारी आपकी है, वो एक अलग कहानी है जो कि फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर इस कब्जे ने यह साबित कर दिया है कि कानून और जमहूरियत सिर्फ कमज़ोर मुल्कों के लिए होती हैं, ताकतवरों के लिए कोई कानून नहीं होता। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ ताकतवरों के इशारों पर चलती हैं। और सबसे बड़ा सबक इस हमले के बाद यह है कि जब अंदर के गद्दार आपके मुल्क में मौजूद हों तो वेनेजुएला की तरह आपका मुल्क चाहे जितना बड़ा मर्जी हो, लाखों की आर्मी हो, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हो, तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आपके मुल्क के गद्दार किसी और मुल्क के साथ लॉयल हैं तो। इसलिए सियाने कहते हैं कि बाहर के दुश्मन को ख़त्म करने से पहले अंदर के गद्दारों को ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। खैर, बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।